हाय स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 3 के बारे में, जो टॉपिक का नाम है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स। ठीक है ना, यानी कि जो मूल अधिकार हैं और जो मूल कर्तव्य हैं और जो वो जो आपका नीति निर्देशक सिद्धांत है, इन तीनों फैक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तीनों फैक्ट नहीं है, टॉपिक्स हैं। ये जो टॉपिक हमारे हैं क्या है? टॉपिक है हमारे फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार, और यहाँ पे है आपका मूल कर्तव्य, और यहाँ पे है आपका नीति निर्देशक तत्व। ठीक है ना, नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये नीति निर्देशक तत्व है। तो इन्हीं तीनों यूनिट्स के बारे में हम लोग कम्प्लीटली जितना भी हो सकता है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं और जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन छपते हैं, इन सभी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके फैक्ट को जांच करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है और क्यों वो ऑप्शन सही होगा। इसका भी हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करके उसका क्लियरिफाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अब तक आपने टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपको जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, पहला काम तो ये कर लीजिए। बाकी जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यदि आप किसी भी प्रकार से कंफ्यूज्ड हैं किसी क्वेश्चंस को लेकर के, किसी आंसर को लेकर के, तो आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप वहाँ पे क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हैं कि सर इस क्वेश्चंस का मुझे कंफ्यूजन क्लियर करना है। बाकायदे आपको कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों के साथ आपका कंफ्यूजन क्लियर किया जाएगा और कौन सा क्वेश्चंस का आंसर क्यों सही होगा ये भी बताया जाएगा। तो देर न करते हुए हम लोग पहुंचते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वहां पे हम लोग देखेंगे मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आएंगे उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा यहाँ क्वेश्चन है वो है मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। सबसे पहले हम लोग जान लें कि मौलिक अधिकार क्या है। तो समझिए कि जो मौलिक अधिकार है संविधान के द्वारा हमें प्रदत्त किया गया है। टोटल 6 मौलिक अधिकार है। इसके पहले जो मौलिक अधिकार हुआ करते थे 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान समय में हमारे पास जो मौलिक अधिकार है वो 6 अधिकार है। कितने हैं वर्तमान समय में? इसको लिखते भी चलें। वर्तमान समय में जो हमारे पास मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या कितनी है? 6 है। लेकिन किसी समय में इनकी संख्या 7 हुआ करती थी। ठीक है ना, जिसमें से जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना, इसको हटा दिया गया। किस संशोधन के जरिए? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया और जो मौलिक अधिकार है इसके श्रेणी से बाहर कर दिया गया। इसका कारण क्या था कि इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया? तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण था कि देखिए, सरकार अगर किसी भी प्रकार का कार्य करती है अपने देश के विकास के लिए या फिर राज्य के विकास के लिए, तो संपत्ति का अधिकार जो था मूल अधिकार था। तो सरकार को ये समस्या आ जाती थी, जो संपत्ति का अधिकार था तो उसको वह किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, क्योंकि जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है मौलिक अधिकारों का संरक्षक, तो ये न्यायालय जो था, जैसे ही सरकार जैसे ही मौलिक अधिकार पर हाथ लगाती थी तो न्यायालय बीच में आ जाता था, कहता था कि देखिए भाई ये मौलिक अधिकार है, आप इसको हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो सरकार को संपत्ति के अधिकार जो है एक तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट करती थी, क्योंकि अगर सरकार को किसी भी प्रकार का रास्ता बनाना हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई कंपनी बैठानी हो, सरकारी कंपनी, तो होता क्या था कि जो जिनके पास संपत्ति थी वो देने से मना कर देते थे। मना इसलिए कर देते थे क्योंकि कहते थे कि देखिए ये हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत है और हम सरकार को कहते हैं कि यदि आप किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ करेंगे तो हम कहाँ पे जाएंगे? तो जाएंगे हम सर्वोच्च न्यायालय में। कहाँ पे जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है ना, तो यही था आपका मूल अधिकार। मूल अधिकार जो होता है उसके संरक्षण के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के पास जाते हैं। और जो संपत्ति का मूल अधिकार था इसका 44वां संशोधन करके क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। ठीक है ना,
तो ये समस्या एक तरीके से आपके लिए खत्म, मतलब सरकार के लिए खत्म हो गई, ठीक है ना। और आपका जो सही आंसर हो गया वो क्या हो गया, सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इसलिए सही हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान में जो प्रावधान दिया गया है उसके अंतर्गत जो मूल अधिकार है उसको रक्षा करने का अधिकार है, ठीक है ना। तो यही कारण है कि मूल अधिकारों का जो संरक्षण करता है कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन, ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट करता है। और वर्तमान समय में हमारे पास केवल 6 मूल अधिकार हैं और 7 मूल अधिकार हुआ करते थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा खत्म कर दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है, जो कि आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा है, ये क्वेश्चंस आया है एग्जाम में कि पहले कितने मूल अधिकार हुआ करते थे, वर्तमान समय में कितने मूल अधिकार हैं, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। आपका पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो होता है मूल अधिकार का संरक्षक होता है। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के भाग चतुर्थ क में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं। देखिए जो मूल कर्तव्य था, ठीक है ना, ये कहां से लिया गया है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए जो मूल कर्तव्य है, पहले इसको जान लीजिए कि ये कहां से लिया गया है। मूल कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य है ये रूस से लिया गया है। कहां से लिया गया है, रूस से। ये एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तब इसको डिस्कस किया जा रहा है। मूल कर्तव्य जो है ये कहां से लिया गया है, संविधान में जो है लिया गया है रूस से, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, ये 10 मूल कर्तव्य हुआ करते थे, 10 मूल कर्तव्य हुआ करते थे, लेकिन 2002 में 86वां संशोधन करके, ठीक है ना, 2002 में 86वां संशोधन करके इसको क्या कर दिया गया, इसको 11 कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 11 कर दिया गया, ठीक है ना। जो मूल कर्तव्य हैं वो 10 हुआ करते थे, 86वां संशोधन 2002 में करके इसको कितना कर दिया गया, 11 कर दिया गया। तो वर्तमान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो 11 मूल कर्तव्य हैं। बात समझ में आ गई, 11 मूल कर्तव्य हैं। और जो 11वां मूल कर्तव्य है ये किससे संबंधित है, तो ये जो है शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा से क्यों संबंधित है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि जो 14 वर्ष तक बच्चे हैं, हर एक नागरिक का ये जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएगा। जिसके भी बच्चे होंगे उसके पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी होगी कि उसको शिक्षा प्रदान कराएगा ही कराएगा। किस में दिया गया है, तो संविधान का जो मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, उसमें जो 11वां प्रावधान दिया गया है उसमें जो है ये कर्तव्य है कि वो बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएगा ही कराएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो संविधान के भाग चतुर्थ क, ठीक है ना। अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछा है कि किस भाग में दिया है। देखिए तो भाग की यदि बात करें तो पहला जो भाग है, ठीक है ना, और जो दूसरा भाग है, और जो तीसरा भाग है, और चौथा भाग है। यहाँ तक आप समझ लीजिए जो संविधान का भाग है। इसमें भारत के संघ के बारे में बताया गया है, भारत के संघ, ठीक है ना। इसका अनुच्छेद 1 से 4 तक है, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है नागरिकता के बारे में, नागरिकता के बारे में। और इसका जो अनुच्छेद है वो 5 से 11 है। और इसमें आपका बताया गया मूल अधिकार के बारे में, मूल अधिकार के बारे में। और इसका जो आपका अनुच्छेद है वो 12 से लेकर के 32 तक है, ठीक है ना। 36 तक है लेकिन 32 तक माना जाता है मूल रूप से, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो चौथा है, यहाँ पे आपका मूल कर्तव्य दिया है। चौथा के मूल कर्तव्य, चौथा के क में दिया गया है, ठीक है ना। चौथा का क संशोधन करके ये बाद में इसको ऐड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको समझने की आवश्यकता है कि जो मूल कर्तव्य हैं ये सब के सब, जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार के जो भाग हैं, या फिर जो भारत के संघ के भाग हैं, या नागरिकता का जो भाग है, या फिर मूल कर्तव्य का जो भाग है, निम्न प्रकार से संविधान में मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो इन सभी एक्सप्लेनेशन से भी आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में मिल जाएगा, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे नोट डाउन कर लें। अगर नोट डाउन करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो क्वेश्चन जो था आपका, संविधान के भाग चतुर्थ में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं, तो वर्तमान में हमारे पास 11 मूल कर्तव्य हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में इसलिए पहले बता देता हूं ताकि आपको यह क्लियर हो जाए कि आपका सही आंसर क्या है, ठीक है ना। इसलिए मैं पहले एक्सप्लेनेशन को क्लियर कर देता हूं। उम्मीद करता हूं कि एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि समझ में नहीं आ रहे होंगे तो मैं और उसको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इतना आपको समझाना सफिशिएंट होगा और आप समझ पा रहे होंगे कि कितने जो है मूल कर्तव्य होंगे,
10 मूल कर्तव्य थे, 2006 में 86वां संशोधन करके 11 मूल कर्तव्य बना दिया गया। शिक्षा का अधिकार को बढ़ा दिया गया। जो मूल कर्तव्य है ये रूस से लिया गया है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11 ड्यूटीज हैं वर्तमान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मूल जो संविधान है उसमें कितने थे, तो उसमें 10 थे। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि जो मूल संविधान है उसमें कितने मूल कर्तव्य थे, तो 10 थे। और जो वर्तमान समय में हमारे पास संविधान है इस समय में, इसमें कितने हैं, 11 हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हो चुका होगा और यहां से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे। चलिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 371 के उपबंध कितने राज्यों पर लागू होते हैं? अनुच्छेद 371 के उपबंध कितने राज्यों पर लागू होते हैं? ठीक है ना। जो अनुच्छेद 371 है इसके उपबंध कितने राज्यों पर लागू होंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सही आंसर हो जाएगा 12 राज्य। 12 राज्य जो हैं इन पे आपका मूल जो वो होगा 371 का जो प्रावधान होगा वो लागू होगा। 12 हैं। ठीक है ना। कुछ निम्न प्रकार से हैं, कुछ जैसे देखिए गुजरात भी है, गुजरात है, गोवा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, सिक्किम है, तमिलनाडु, नागालैंड, उसके बाद आपका हो जाएगा असम। तो इस प्रकार से ये जो निम्न प्रकार के राज्य दिए हुए हैं, लगभग 12 राज्यों में मुख्य प्रकार से इनके प्रावधान लागू किए गए हैं। 371 ठीक उसी प्रकार कार्य करता था जैसे 370 कार्य करता था जो जम्मू कश्मीर पर लागू था। वहां पे विशेष प्रावधान था 370 के जरिए कि वहां का कॉन्स्टिट्यूशन अपना अलग होगा, वहां का झंडा अलग होगा, वहां पे जो कार्य किया जाएगा या फिर जो वहां का एक तरीके से जो भारतीय संविधान था ये कश्मीर पर लागू नहीं होता था। ये तक प्रावधान था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो 370 था उसके जरिए। 371 के जरिए कुछ ऐसे देश हैं और कुछ ऐसे राज्य हैं, सॉरी देश नहीं, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कुछ विशेष प्रकार के प्रावधान लागू किए हैं, जिनमें से कुछ राज्यों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जो टोटल 12 राज्य हैं और 12 राज्यों में कुछ विशेष प्रकार के प्रावधान लागू किए गए हैं। किसके जरिए? तो किसके जरिए? 371 के जरिए। जो 371 है इस प्रावधान के जरिए लागू किया गया है कुछ विशेष प्रकार का प्रावधान इन विभिन्न राज्यों में। कितने राज्यों में? 12 राज्यों में। अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों ये प्रावधान लागू किया गया था। तो ये प्रावधान इसलिए लागू किया गया था ताकि वहां पे उस राज्य का पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो सके। ठीक है ना। अब किस किस क्षेत्र में डेवलपमेंट की बात की जा रही है, ये कॉन्सेप्ट पूरा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसका डिस्कस नहीं किया जाएगा। यहाँ पे बस आप 2-3 बातों का ध्यान रखें कि किसी भी राज्य का जो 371 प्रावधान है उसमें जो 12 राज्य हैं उन 12 राज्यों का विकसित रूप, यानी कि वो अपने राज्य के स्ट्रक्चर को लेकर के, अपने राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर के, अपने राज्य की सामाजिक स्थिति को लेकर के पूरी तरीके से डेवलप हो सकें, इसलिए 371 के तहत उनको विशेष प्रावधान के अंतर्गत उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। ठीक है ना। कितने राज्य हैं? टोटल 12 राज्य हैं। जैसा कि तो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, अनुच्छेद 371 के उपबंध में 371 के उपबंध कितने राज्यों पर लागू होते हैं? तो 12 राज्यों पर लागू होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। इसमें से कुछ राज्य को हमने लिख दिया है। ठीक है ना। चलिए, चूंकि हमारे पास समय कम है और एग्जाम हम लोगों का बहुत नजदीक है और हमारा भी एग्जाम है, इसीलिए जो है यहाँ पे हम लोग जितना जल्दी हो सकता है इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णित है। द राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज डिस्क्राइब्ड। जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है ये संविधान में कहाँ वर्णित है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसके आंसर को जान लें कि जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है ये अनुच्छेद 32 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 32 में वर्णित है। अब हम लोग समझेंगे संवैधानिक उपचार होता क्या है। देखिए, संवैधानिक उपचार वो होता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक या भी कोई भी सरकारी जो अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, अगर संविधान के विरुद्ध जाकर
जाकर के, जो संविधान में प्रावधान दिए गए हैं उसके विरुद्ध जाकर के कोई कार्य करते हैं तो न्यायालय उनको फटकार लगाता है। किसके अंतर्गत? तो ये जो अनुच्छेद 32 है इसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फटकार लगाया जाता है उस व्यक्ति को, उस आदमी को, कि आखिर किस अधिकार के अंतर्गत आप जाकर के ये कार्य को किए हैं। इसी को हम लोग कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें 4-5 प्रकार के प्रावधान हैं, जैसे आपका आ जाता है अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश। ये सभी के सभी जो अधिकार होते हैं 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं संविधान, वो जो संविधान के अनुसार जो प्रावधान दिए गए हैं उसी के अंतर्गत रह करके न्यायालय के द्वारा ये रीट जारी किया जाता है कि आप अगर कार्य कर रहे हैं तो किस अधिकार के तहत जाकर के ये कार्य को करेंगे। ये कौन करता है? तो ये करता है जो हमारा कोर्ट होता है या फिर न्यायालय होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है। क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। यही ये अधिकार, इसके पास ही ये अधिकार होता है कि ये क्या करे, अनुच्छेद 32 के तहत जाकर के ये पता लगाए कि जो व्यक्ति ने कार्य किया है किस तरीके से कार्य किया है। और ये कब होता है? जब हम संविधान के विरुद्ध जाकर के कार्य करते हैं, संविधान के विरुद्ध जाकर के किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं तब ये फटकार लगाई जाती है। किसके जरिए लगाई जाती है? तो संविधान के अंतर्गत रह करके न्यायालय के द्वारा लगाई जाती है। एक चीज और समझिए, यदि आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है, जो 6 प्रकार के आपको मूल अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों का यदि किसी भी प्रकार से हनन हो रहा है तब भी संविधान के जो अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय के द्वारा क्या किया जाएगा, उसका जांच पड़ताल किया जाएगा और फिर जो है ये बताया जाएगा कि आपने ये लॉ बनाया है या फिर ये कार्य किया है या फिर मूल अधिकार का उल्लंघन किया है तो किसके तहत जाकर के किया है। तो यही कहलाता है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है ना। इसमें 4-5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं, उस रीट के अंतर्गत रह करके ही किसी व्यक्ति को लॉ बनाया किसी व्यक्ति द्वारा या तो लॉ बनाया जाएगा या फिर किसी भी प्रकार का कार्य किया जाएगा, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि अनुच्छेद 32 में होगा, ठीक है ना। चलें बढ़ते हैं। देखिए, बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना कहलाता है। जो बंदी होगा उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है। प्रेजेंटिंग द प्रिजनर्स बिफोर द कोर्ट इज कॉल्ड, मतलब जो बंदी होगा उसको न्यायालय के समक्ष ले जा करके प्रकट करने की प्रक्रिया क्या होगी। देखिए, जैसे होता क्या है कि किसी भी प्रकार का कोई अपराधी है, ठीक है ना, उस अपराधी को किसी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, किसी उसके पास वारंट था, वारंट लेकर के गया, या फिर समन था, समन लेकर के गया और उसको क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। लेकिन अरेस्ट करने के पश्चात उसको 24 घंटे के अंदर कहाँ प्रस्तुत करना होता है, उसको प्रस्तुत करना होता है न्यायालय में, यानी कोर्ट में प्रस्तुत करना होता है। यदि 24 घंटे, लेकिन 24 घंटे में वो कार्य, जैसे जो किसी प्रकार का जाम लग जाता है, उस जाम में आदमी फंस जाता है, या फिर किसी प्रकार की आकस्मिक घटना हो जाती है, उस प्रकार के जो टाइमिंग होते हैं उस टाइम को ट्रेवल नहीं किया जाता है। रास्ते में कहीं गाड़ी खराब हो गई तो इस प्रकार की जो टाइमिंग होती है इसको उसमें जो है काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है ना। अदरवाइज 24 घंटे के अंतर्गत आपको वहां 24 घंटे के अंदर जाकर के कोर्ट के अंदर आपको उसको पेश करना रहता है। जिस भी अधिकारी को आप पकड़े रहते हैं, चाहे किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा पकड़ा गया हो या फिर किसी भी प्रकार के सरकारी व्यक्ति या पुलिस ऑफिसर के द्वारा पकड़ा गया, ठीक है ना। तो यही होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का मामला। और ये कौन करता है? तो ये करता है आपका पुलिस, ठीक है ना। पुलिस ले जाकर के उसको करेगा। और ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है इसका प्रावधान कहाँ आपको मिलता है? तो इसका प्रावधान मिलता है आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो अनुच्छेद 32 है उसके जो सबसे नीचे का प्रावधान है, 5वें नंबर का प्रावधान, उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण के नाम से जाना जाता है। इसको क्या होता है, कोर्ट में अपराधी को पेश करना कितने देर के अंदर भाई? 24 घंटे के अंदर, ठीक है ना। 24 घंटे के अंदर उसको उसमें पेश करना होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यही प्रक्रिया कहलाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया। तो बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है, हेबियस कॉर्पस कहलाता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है। इंग्लिश में एक बार देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट नहीं है।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो संपत्ति का अधिकार है ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। संपत्ति का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। पहले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर दिया कि जो हमारा मूल संविधान था, कौन सा मूल संविधान, मूल संविधान से क्या तात्पर्य होता है? मूल संविधान से तात्पर्य यह होता है कि जो प्रथम बार संविधान बनाया गया था संविधान सभा के द्वारा, और आज जो वर्तमान में हमारे पास संविधान है इसमें कई प्रकार के संशोधन हो चुके हैं, इसलिए वर्तमान समय का जो संविधान है ये मूल संविधान नहीं है, ठीक है ना। तो जो मूल संविधान है इस समय जो है हमारे पास 7 मूल अधिकार हुआ करते थे, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन है, 44वां संविधान संशोधन, इसी के तहत संशोधन करके उसको हटा दिया गया और बना दिया गया उसे कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार, ठीक है ना। जो संपत्ति का अधिकार था इसका नाम बदल के हो गया कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो था, संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना, ये क्या बन गया? कानूनी अधिकार, ठीक है ना। तो इसीलिए जो कानूनी अधिकार है और जो संपत्ति का अधिकार है इसको हम मूल अधिकार के अंतर्गत अब ऐड करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये कानूनी अधिकार रह गया, ये संविधान का मूल अधिकार नहीं रह गया, ठीक है ना। इसीलिए इस अधिकार को हम लोग कट कर देंगे। और जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा था निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार नहीं है या फिर मौलिक अधिकार नहीं है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी है ये आपका मूल अधिकार नहीं है। इसके अंतर्गत इसके बाद जो है इसके अतिरिक्त जो समानता का अधिकार है ये भी राइट है, और ये भी जो है फंडामेंटल राइट है, और ये भी फंडामेंटल राइट है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये सब के सब फंडामेंटल राइट्स हैं, अदरवाइज फंडामेंटल राइट्स नहीं है। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकारों की भाषा ठीक नहीं है तथा ये बहुत विस्तृत है। द लैंग्वेज ऑफ फंडामेंटल राइट इज नॉट करेक्ट, इट इज वेरी डिटेल्ड स्टेटमेंट, ठीक है ना, स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स कहते हैं जो मौलिक अधिकार है इसकी भाषा ही ठीक नहीं है। क्या है? इसकी भाषा ठीक नहीं है और ये बहुत विस्तृत कथन है, क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल राइट से कहाँ है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक है, ठीक है ना। तो जो हमारा फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 12 से 32 तक है उसी को आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि जो मौलिक अधिकार है इसकी भाषा ही नहीं ठीक है, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना, लैंग्वेज इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना। ये कथन किसका है? ये स्टेटमेंट किसका है? आइवर जेनिंग्स का है, ठीक है ना। देखिए बात करते करते अगर जबान थोड़ी सी इधर उधर लड़खड़ा जाती है तो इसको आप ये मत लीजिएगा, क्योंकि माइंड में कई बार होता है कि माइंड में कई बार रहता है सही आंसर, लेकिन बातें करते करते वो रॉन्ग आंसर निकल जाता है, ठीक है ना। जैसे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि हम सही आंसर जानते हुए भी मिस्टेक हो जाता है, तो उसको लेकर के बहुत सीरियस मत होइए, ठीक है ना। यहाँ पे कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज अगर मुझे ध्यान में आ जाता है तो उसको मैं तुरंत करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अगर नहीं भी आता है तो थोड़ी सी जबान फिसल जाती है यार, उसको इतना सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। हाँ आप बता दीजिए सर यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ, उसको करेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। चले तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा आइवर जेनिंग्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक राज्य की पहचान उसके अधिकारों की व्यवस्था से की जाती है, अधिकार राज्य की आधारशिला है। कहना है, किसका कहना है? इंग्लिश में देख लेते हैं, एवरी स्टेट इज आइडेंटिफाइड बाय द सिस्टम ऑफ पावर्स, राइट आर द कॉर्नरस्टोन ऑफ द स्टेट से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर लास्की। जो प्रोफेसर लास्की हैं, प्रोफेसर लास्की हैं, इन्हीं के द्वारा ये कहा गया है, ठीक है ना। जो प्रोफेसर लास्की हैं इन्हीं के द्वारा ये कहा गया है स्टेटमेंट, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट क्या है? कह रहे हैं कि प्रत्येक राज्य की पहचान उसके अधिकारों की व्यवस्था से है, अधिकार राज्य की आधारशिला है, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोफेसर लास्की, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में संविधान में व्यवस्था की गई है। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है इसका प्रावधान कहाँ किया गया है? क्या ये मूल अधिकार भी हैं? ये भी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो मूल अधिकार है, क्योंकि हमारा जो मूल अधिकार है 12 से लेकर के 32 तक है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक। तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 32 तक है और इस पे कहाँ तक है? अनुच्छेद 20 से 22 तक। तो ये तो पहली बात मूल अधिकार है, मूल अधिकार है, ठीक है ना। क्लियर है? ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब ये कह रहा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में संविधान में व्यवस्था की गई है, तो अनुच्छेद 20 से लेकर के 22 तक इसका प्रावधान मिलता है। इसमें जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, दैहिक स्वतंत्रता की जो बात की जा रही है, इसका भी प्रावधान इसमें दिया गया है।
किसी व्यक्ति को आप जबरदस्ती इस तरीके से नहीं करवा सकते कि आप अपने ही विरुद्ध बयान दो कि मैं ही जबरदस्ती कि तुम ही ये किए हो, ये काम तुम ही किए हो, इस दोष को लो अपने ऊपर ले लो, इस इल्जाम को अपने ऊपर ले लो। ये भी जो है 20 से 22 के अंतर्गत ही आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके का कार्य किसी प्रकार से नहीं किया जा सकता। तो यदि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की जा रही है तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारा कहाँ है, 20 से 22 तक है, ठीक है ना, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निवारक निरोध का उल्लेख किया गया है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, तो इसको आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, टाइपिंग चूंकि मिस्टेक है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे निवारक निरोध का उल्लेख किया गया है, किसमें किया गया है, तो जो अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 22, ठीक है ना, अनुच्छेद 22 के खंड 4 में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। अनुच्छेद 22 के इन क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 22, ठीक है ना, अनुच्छेद 22 के खंड 4 में। अब निवारक निरोध होता क्या है? निवारक निरोध एक प्रकार का कानून होता है जिससे किसी भी प्रकार के व्यक्ति को क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है बिना किसी जान पहचान के, एक तरीके से उसको बंद कर दिया जाता है। और इस तरीके से कह सकते हैं कि उसके पास सारी चीज़ें मिलेंगी बट वो अपने न किसी परिवार से मिल सकता है न किसी प्रकार से, मतलब उसको एक रूम में बंद कर दिया जाएगा, जस्ट लाइक एक रूम में बंद कर दिया जाएगा, सारी व्यवस्थाएं उसको मिलेंगी लेकिन वो किसी भी सदस्य से मिल नहीं सकता है। यही कानून जो है निवारक निरोध कानून है। और ये होता कब, जारी कब है, तो किसी भी प्रकार का शंका उत्पन्न होने पे, शंका उत्पन्न मात्र से ही आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर जैसे मान के चलिए कहीं किसी भी प्रकार का बहुत भव्य प्रदर्शन होने वाला है या फिर किसी भी प्रकार का फंक्शन होने वाला है जहाँ पे बहुत लोग होने वाले हैं, ठीक है ना, बहुत लोग इकट्ठा होने वाले, कहीं जैसे मेला लगता है बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में, तो वहाँ पे जाकर के ऐसा अगर किसी के ऊपर ये डाउट है कि ये जाकर के मेला में उपद्रव करेगा, ठीक है ना, तो इसको क्या करेगा, संख्या के आधार पे ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जस्ट लाइक यही प्रक्रिया जब 370 हटाया गया था तो जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा भी ये करवाया गया था, ठीक है ना, कि पहले इनको अरेस्ट कर लो नहीं तो ये क्या करेंगे, भड़काऊ बयान देंगे और कहीं ना कहीं ये जो है उपद्रव मचाने का कार्य करेंगे। तो इस सिर्फ संदेह होने पर ही ये इसको जो है जो व्यक्ति होगा जिसके ऊपर संदेह हो जाता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यही कहलाता है निवारक निरोध कानून। और इसका जो है प्रावधान कहाँ पे है, अनुच्छेद 22 के 1, 2, 3, 4 तक इसका प्रावधान है, विशेष करके 4 में इसका बेसिकली प्रावधान दिया गया है, ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना। चलिए तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, निवारक निरोध का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो 22 के 4 में किया गया है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी भी प्रकार के अपराध किए जाने के पूर्व और बिना किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया ही किसी को नजरबंद कर लिया जाएगा, कहलाता है निवारक निरोध। अभी जस्ट हमने बताया है कि बिना किसी कानूनी कार्यवाही के क्या कर लिया जाएगा, बिना किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा। देखिए जनरली क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को आप अगर गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसके लिए या तो सम्मन होना चाहिए या तो वारंट होना चाहिए, या तो सम्मन जारी किया जाएगा जनरली किसी नॉर्मल अगर कोई अपराध किया है तब। अगर किसी प्रकार का संज्ञेय अपराध है, ठीक है ना, बहुत क्रिटिकल है, जघन्य अपराध है, तो उसके लिए वारंट तुरंत जारी किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन जनरली अगर सरकार को ये लगता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है, सरकार को अगर ये लगता है कि ये जो व्यक्ति है बहुत खतरनाक है, ये क्या करेगा, ये जहां पे भी 2, 4, 10 लोग या फिर 50 लोगों की भीड़ है यहाँ जाकर के उपद्रव कर सकता है, तो वो क्या करेगी, उस शक के आधार पे आपको क्या कर लेगी, नजरबंद कर देगी, ठीक है ना। या इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, निवारक निरोध कहेंगे। नजरबंद कर लेगी, किसी से मिलने को नहीं मिलेगा, आपको नेट चलाने को नहीं मिलेगा, बाकी खाने पीने का सुविधा सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है और इसी को हम बोलते हैं क्या, निवारक निरोध कानून, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 11वां मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 11वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है भाई, शिक्षा से संबंधित है। कब जोड़ा गया था, 2002 में जोड़ा गया था। किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। कब जोड़ा गया, 2002 में, ठीक है ना, क्लियर है। इसमें कहा क्या गया कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी भारत का नागरिक है, क्या करेगा, वो यही करेगा कि अपने पुत्र को, अपने पुत्री को, यानी कि जो उसके बच्चे हैं उनको 14 वर्ष की अवस्था तक जरूर पढ़ाएगा। ये अनिवार्य है, मूल कर्तव्य में दिया गया, ठीक है ना। तो यही कहा गया था इस कानून में, ठीक है ना। और इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द 11th फंडामेंटल ड्यूटीज वाज द एडेड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है ना, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। चलिए बढ़े, आगे बढ़ जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर का कह रहा है कि किसी अपराध को अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? एन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। Which articles of the Indian Constitution has this provisions? आपका सही हो जाएगा आर्टिकल 20, ठीक है ना। आर्टिकल 20 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को हम ये नहीं कर सकते कि तुम अपने ही खिलाफ गवाही दो। जैसे मुझसे आकर के कोई कहे कि देखो भाई आप क्या करो, अपने ही खिलाफ गवाही दो, आप ही मुस्लिम हो, आपको ये स्वीकार करना होगा, आप अपने खिलाफ जाकर के गवाही दो कि हाँ मैंने ये काम किया है, मैं मुस्लिम हूँ। ऐसा किसी की भी व्यक्ति के प्रति नहीं किया जा सकता है। इसका प्रावधान किसमें है? तो इसका प्रावधान आपको मिलेगा अनुच्छेद 20 में। अगर आपसे कोई कहे कि भाई देखो आपने ही खिलाफ आप गवाही दो, आप कह दो चल के कोर्ट में कि हमने ये काम किया है, हम इसके क्या हैं, हम इसके दंडनीय हैं, हम इसके भोगी हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। ये किस में प्रावधान है? ये अनुच्छेद 20 में प्रावधान है। जो अनुच्छेद 20 है उसमें प्रावधान है, जो आर्टिकल 20 है इसमें प्रावधान दिया गया, ठीक है ना। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है? अंडर विच राइट्स डज द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम अंडर विच राइट? आपका सही आंसर हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स। क्या हो जाएगा? फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। क्योंकि जो अनुच्छेद 32 है वो भी मूल अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। मूल अधिकार की यदि हम लोग बात करें, जो फंडामेंटल राइट है मूल अधिकार की यदि हम लोग बात करें तो कहां से कहां तक है? ये 12 से 32 तक है। और ये जो 32 नंबर का अधिकार है यही क्या है? फंडामेंटल राइट्स, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है ना। जो अनुच्छेद 32 है तो ये मूल अधिकार के अंतर्गत ही तो आ गया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स। यानी फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत क्या आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि आपका हो जाएगा राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? Who has been given the powers by the Constitution enforce fundamental rights? जो इन्फोर्स किया जाएगा, क्या किया जाएगा? इन्फोर्स किया जाएगा, लागू किया जाएगा। किसके द्वारा लागू किया जाएगा? तो आपका सर्वोच्च जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान दिया गया है कि जो संविधान है, सर्वोच्च संविधान या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, ये दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं? जो मौलिक अधिकार है उसका रक्षा कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 32 के तहत और एक जो है 226 के तहत, ठीक है ना। क्लियर है? अनुच्छेद 32 इसको लेकर के थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है, 126 या 226 है, लेकिन शायद 226 ही है, ठीक है ना। तो 226 के तहत जो है ये क्या करेगा? मूल अधिकारों की रक्षा करेगा। मूल अधिकार की रक्षा, अधिकार की रक्षा कौन करेगा भाई? तो जो आपका है सर्वोच्च न्यायालय ये करेगा, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। चलो बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिससे अधीन वर्गीकृत किया गया है। प्रोहिबिशंस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ रिलीजन etc ऑफ फंडामेंटल राइट्स विच शैल बी क्लासिफाइड अंडर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या है भाई? समानता का अधिकार से तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्तियों को कुछ भी करने का अधिकार है जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रदान किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जाके नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जाकर के आप कोई भी कार्य करते तो आपके ऊपर कार्रवाई हो, परंतु अगर कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध नहीं है और कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो आपको कार्य करने की पूरी आज़ादी है। जैसे कि यहाँ पे अगर रिलीजन की बात करें, अगर हम लोग धर्म की बात करें, धर्म आदि के आधार पर, ठीक है ना, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? समता का अधिकार या फिर समानता का अधिकार। जो समानता का अधिकार है ये कहता है कि जितने भी व्यक्ति हैं इंडिया में, जितने भी नागरिक हैं, कोई भी कार्य करे सबको समान अधिकार है करने का। और यदि हम लोग बात करें धर्म की स्वतंत्रता की, ये दिया है अनुच्छेद 25। किसमें दिया है? अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 में कहा है कि किसी भी व्यक्ति को
किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहा जा सकता, किसी व्यक्ति के ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता है कि वो इस धर्म को मानने के लिए विवश हो जाए। उसकी इच्छा है, उसकी स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को माने। ये धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किस में दिया गया है? अनुच्छेद 25 में। लेकिन सबको ये अधिकार है, ये किस में कहा गया है? समानता के अधिकार, यानी सबको समान रूप से अधिकार है कि जो धारा 25 है, जो अनुच्छेद 25 है, सॉरी धारा नहीं, अनुच्छेद जो 25 है, वहां पे अधिकार है कि सभी धर्मों को मानने की स्वतंत्रता है। ठीक है ना? उम्मीद करता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल बातें थी। ठीक है ना? तो यहाँ पे समानता का अधिकार दिया गया है, और जो अनुच्छेद 25 है इसमें कहा गया कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपको रोकने के लिए कोई बाध्य नहीं है, कोई भी आपको किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, विवश नहीं कर सकता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलें बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आजादी का व्यवस्था है नहीं। देखिए, प्रेस की आजादी का भारत के संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है ना? नहीं है, यह आजादी अंतर्निहित है। किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? आपका सही आंसर हो जाएगा 19A में, 19 पहला का पहला में। ठीक है ना? ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया कि प्रेस की आजादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की स्वतंत्रता अगर दी गई है हमारी, किसमें दी गई है? तो अनुच्छेद 19 में दी गई है। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है। तो यहीं पे आपका प्रेस का कार्य भी क्या होता है? बोलना ही तो होता है। जो गलत जानकारियां होती हैं या फिर सही जानकारियां होती है, किसी भी प्रकार का जो प्रचार प्रसार करना होता है, इसी के तहत तो किया जाता है, प्रेस के तहत ही किया जाता है। तो प्रेस की जो आज़ादी है, प्रेस की आज़ादी से क्या तात्पर्य है? प्रेस की आज़ादी से तात्पर्य वही है कि जो किसी भी प्रकार की बोलने की स्वतंत्रता की आज़ादी है। यानी बोलने की स्वतंत्रता की आज़ादी और प्रेस की आज़ादी दोनों क्या है? समान है। इसीलिए कहाँ पे अंतर्निहित है? ये अंतर्निहित है आपका 19(1) में, ठीक है, या फिर ए में। ठीक है ना? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 19(1). ठीक है ना? यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट एक्सप्लिसिबिलिटी ऑफ प्रोविजंस फॉर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ठीक है ना? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? है कहाँ पे? अगर कहीं भी इसका प्रोविजन नहीं है तो कहाँ पे है? तो जो बोलने की स्वतंत्रता है आपकी, उसमें ये दिया गया अनुच्छेद 19(1) में। ठीक है ना? बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? यानी कि कौन सा ऐसा वाद था जो किसी भी संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दे दिया है? ये किस प्रावधान में, कौन सा ऐसा केस था जिसमें बताया गया था? तो ध्यान दीजिए, वो केस था केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। ठीक है ना? इसके पहले एक केस आई थी, बेरुबारी का केस। बेरुबारी भी होता है, बेरुबारी होता है। ठीक है ना? तो बेरुबारी या बेरुबारी होता है, इसमें केस दिया गया है। इसमें कहा गया था कि देखिए, मूल अधिकार में या फिर मूल ढांचा, कौन सा मूल ढांचा? जो आपका प्रस्तावना है। ठीक है ना? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में आप किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते, और इसमें कहा गया है कि जो संविधान है, संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन बीच में एक आया सज्जन सिंह का केस। सज्जन सिंह के बाद में बताया गया कि इस पर विचार करना चाहिए कि जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। ठीक है ना? फाइनली जो एक सिकरी महोदय थे, SM सिकरी इनका पूरा नाम है। सिकरी महोदय ये न्यायाधीश थे उस समय के। ठीक है ना? न्यायाधीश। और इन्होंने कहा था, 13 जजों का बेंच बैठा था, और केशवानंद भारती केस में कहा गया था, ठीक है ना, क्या कहा गया था कि मूल अधिकार या फिर प्रस्तावना, और क्या? प्रस्तावना। ठीक है ना? मूल अधिकार या प्रस्तावना, इन दोनों में संशोधन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। संशोधन किया जा सकता है। ठीक है? परंतु एक कंडीशन है, आप संविधान के मूल ढांचे को ध्यान में रख करके संशोधन करेंगे। मूल ढांचा जो है इसको ध्यान में रखेंगे। मूल ढांचे का
अगर किसी भी प्रकार से अवहेलना है तो आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। एक चीज और है, संसद यहाँ पे पूछती है कि अच्छा बताइए कि आपका मूल ढांचा क्या है, तो जो न्यायालय है, जो कोर्ट है, उसने कहा कि जब आप संशोधन करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि ये मूल ढांचा है और आप इसमें संशोधन नहीं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा केशवानंद भारती का वाद। ठीक है ना, केशवानंद भारती का जो वाद है इसी में ये कहा गया था, क्या कहा गया था कि जो मौलिक अधिकार है इसमें संशोधन किया गया है, यानी संसद को यह अधिकार मिल गया था, पार्लियामेंट को यह अधिकार मिल गया था अमेंड करने के लिए फंडामेंटल राइट्स में। किस केस में, तो केशवानंद भारती के केस में। इससे रिलेटेड 3 केस हैं, अगर आप याद रखेंगे और किस केस में कौन कौन सी बात कही गई है ये भी याद रखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर रहेगा। ठीक है ना, चलें पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में अंग्रेजी भाषा के शिक्षण को किसने अनिवार्य किया था? लॉर्ड मैकाले महोदय हैं। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति अब तक चल रही है। ठीक है ना, ठीक है। तो जो शिक्षा के मतलब इंग्लिश को जो अनिवार्य कर दिया गया था शिक्षा में, वो लॉर्ड मैकाले के ही द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1830 में किया गया था। ठीक है ना, 1830 में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार संरक्षण प्रदान करता है। अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमाइनर्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30। जो आर्टिकल 30 है इसमें किसी भी प्रकार के जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी भाषा का, अपनी जो कल्चर है उसको बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है ना, तो यही आपका लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए कि पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और यदि आपने अब तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर लिया है तो जल्दी से आप ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।